विसर्जन नलिका लिया, अर्थात आप ग्लास का ट्यूब बोल सकते हैं उसको, ठीक है, कांच वाला। अब उन्होंने विसर्जन नलिका लिया, ठीक है, और उसमें कम गैसीय दाब, मतलब मान लीजिए इसमें हाइड्रोजन गैस भरा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, और कम दाब पर, कितना दाब पर, कम दाब पर उन्होंने भरा था, ठीक है, और कम दाब पर भरा था। उसके बाद उन्होंने उच्च विभवांतर का अर्थात हाई वोल्टेज धारा को प्रवाहित किया उसमें, ठीक है। और पहले बात देखिए, कम गैसीय दाब पर लिया इसमें। उसके बाद उन्होंने छिद्रित कैथोड लिया, छिद्रित कैथोड का मतलब हुआ कैथोड का ऐसा पट्टी लिया जो क्या उसमें छिद्र हो, ठीक है। उसके बाद क्या उन्होंने हाई वोल्टेज की धारा प्रवाहित किया, तो देखा गया कि एनोड से नीली किरण निकल रही है जो कैथोड के इस साइड आकर परत पर जम रही है। आप देखिए एक्चुअल में आपको यहाँ पर दिखेगा नहीं इस ट्यूब में, हालांकि बना दिए हैं लेकिन एक्चुअल में दिखता नहीं है, तो पता कैसे चलता है कि इधर से किरण आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए जिंक सल्फाइड का परत लगा होता है, ठीक है, और इसका प्रदीप्त वाला गुण होता है, अर्थात इस पर कोई किरण टकराता है ना तो बहुत ज़्यादा चमकता है, ठीक है, चाहे उधर किरण निकाय ना हो। तो उसमें देखा गया जब इधर से किरण आ रहा था तो देखा गया यहाँ पर जो जिंक सल्फाइड का जो परत था इस पर हरा रंग का स्पॉट बन रहा था, मतलब हरा रंग का चमकने लगा था, अर्थात समझ गया मतलब कि एनोड की ओर से एक किरण आ रही है जो कैथोड की ओर आ रही है और यहाँ पर जिंक सल्फाइड की परत से टकरा रही है, ठीक है। और जो अदृश्य किरण था इस किरण का नाम क्या रखा गया, इस किरण का उस समय नाम रखा गया था एनोड किरण। कौन किरण रखा गया था, एनोड किरण। चूंकि आप लोग ये जानते हैं कि देखिए अब एनोड किरण क्यों रखा गया इसका नाम, क्योंकि बताइए अगर कोई किरण, हालांकि वो अदृश्य था, दिख नहीं रहा था, इधर से आ रहा है, लेकिन देखिए अब यहाँ पर अगर ग्लो कर रहा है, यहाँ पर अगर चमक रहा है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी किरण यहाँ से इधर आ रहा होगा और इधर से इधर, इसका मतलब क्या है यहाँ पर कैथोड है। अब माइनस के पास कौन आएगा, प्लस ही आएगा, माइनस पास कौन आएगा, प्लस आएगा, अर्थात यहाँ पर ज्ञात किया गया देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ पर और ये टर्मिनल अगर माइनस है, पक्का बात है ये जो किरण पर जो आवेश होगा, ये किरण पर कौन सा आवेश होगा, प्लस आवेश होगा, अर्थात धन आवेश होगा, और धन आवेश होगा अर्थात समझ गया कि ये जो किरण है एनोड वाले भाग से ही आ रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, एनोड किरण बोलिए, या इसका धन किरण बोली, बात क्या हुआ, ठीक है, या इसको कैनाल किरण भी कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसका खोज हुआ, ठीक है। यदि देखिए उतना हमको भाषा लिखने में थोड़ा समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, यदि आप चाहते हैं, ठीक है, इसका हम नोट्स लिखें या पढ़ें तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको नोट्स भेज देंगे, ठीक है। तो आइए तब तक आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए तो आपने एनोड किरण के बारे में समझ लिया है, आखिर कैसे इसका प्रयोग के द्वारा खोज हुआ था, ठीक है। आइए अब इसके गुण के बारे में पढ़ते हैं, आखिर एनोड किरण का गुण क्या क्या था, ठीक है। देखिए गुण के बारे में जानिएगा तो पहला नंबर बता सकते हैं आप कि एनोड किरण, पहला नंबर कोई भी किरण होगा तो सीधी रेखा में चलती है किरण, ठीक है। किरण किस रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है किरण, ठीक है, तो सीधी रेखा में चलती है किरण, ठीक है। अब देखिए तो ये जो एनोड किरण है इसकी चाल कैसी होगी, सीधी रेखा में होगी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा दोनों में बता सकते हैं, जैसे इसका चाल, इस किरण की जो चाल है, चाल बता सकते हैं आप 10⁴ से लेकर के 10⁵ मीटर पर सेकंड तक होती है, मतलब इस किरण की जो चाल है, अर्थात एनोड किरण की चाल जो ज्ञात किया गया, इसमें ज्ञात किया गया 10⁴ से कितना, 10⁵ आप लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बोलना है, ठीक है। बताइए इसकी चाल कितना है, 10⁴ 10 बार कितना होता है, 5 होता है। उसके बाद देखिए अगला 3 नंबर में आप अगर देखिए ये इसमें होता है ना, इसमें आंतरिक गुण, अर्थात कि अगर इसके बीच में अगर कोई वस्तु रख देंगे ना तो किरण आगती घुमा देगा कि इसको, ठीक है, अर्थात इसमें मतलब आप कह सकते हैं आंतरिक गुण होता है, अर्थात हम कह सकते हैं इसमें गतिज ऊर्जा पाया जाता है, ठीक है, इसमें गतिज ऊर्जा पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप और बात कर सकते हैं कि जैसे एनोड किरण के बारे में देखिए, अब वो पता है एनोड किरण कहाँ जा रहा है, एनोड किरण धन से कहाँ जा रहा है, वो ऋण की ओर जा रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं एनोड किरण धन से निकल करके, ठीक है, धनात्मक टर्मिनल से निकल कर कहाँ जा रहा है, बोले ऋणात्मक टर्मिनल तक जाता है, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, एनोड किरण पड़ गया, क्या पड़ गया, इसलिए इसका नाम एनोड किरण पड़ गया, ठीक है। उसके बाद और बात कीजिएगा तो जैसे आप कह सकते हैं कि कैनाल किरण अर्थात कैथोड किरण में, कि कैथोड किरण में जो आपको बताए थे, जैसे मान लीजिए कैथोड किरण, ठीक है, ये कैथोड एनोड किरण बारे में बात चल रहा है, एनोड किरण में आपको बोले थे एक आवेश, इसके एनोड किरण के आवेश को मानना है ई, ठीक है, और द्रव्यमान को मानना है एम, ठीक है। तो इसमें जब प्रयोग के द्वारा ज्ञात किया गया, इसमें आखिर एक्चुअल में ई का मान और एम का मान, तो दोनों को सम्मिलित रूप से इसका अनुपात ज्ञात किया गया कि ई बटा एम का मान, मतलब ई बटा एम
अतः कह सकते हैं कि एनोड किरण के आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात होता है कि स्थिरांक होता है, अर्थात नियत होता है। चाहे किसी भी परमाणु से आप प्रोटॉन को अर्थात एनोड किरण को प्राप्त कीजिए, उसमें ई बटा एम का मान क्या होगा, स्थिरांक के मतलब निश्चित है, ठीक है। जैसे ई बटा एम का मान कितना होगा, तो 9.578, ठीक है, 9.578 गुना 10 पावर 4 कूलम प्रति ग्राम होता है, ठीक है। मतलब ई बटा एम का अर्थात कि एनोड किरण में आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात होता है, अर्थात आवेश को ई बोलते हैं, द्रव्यमान को एम बोलते हैं, आवेश और द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, 9.578 गुना 10 पावर 4 कूलम प्रति ग्राम, ठीक है। अब देखिए सुनिए, उसके बाद ये आप कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए बच्चों, देखिए उसके बाद आप चल सकते हैं। देखिए इसके आप देखिए, जब ये इधर जब कण के रूप में जब किरण जब ये एनोड जो किरण था, ठीक है, एनोड किरण जब जिंक सल्फाइड पर टकरा रहा था तो मतलब चमक उत्पन्न हो रही थी, ठीक है। तब बाद में देखिए इसको एक कण माना गया, ठीक है। बाद में जब कण माना, देखिए एक्चुअल में बहुत सारा जगह कुछ चीज़ें गलती पढ़ा देते हैं, ठीक है। एक्चुअल में प्रोटॉन का जो खोज है, खोज किए थे कौन, खोज किए थे उस समय गोल्डस्टीनर महोदय ने अपना प्रयोग के द्वारा, यही एनोड किरण है, इसी एनोड किरण को बाद में प्रोटॉन कहा गया। लेकिन देखिए प्रोटॉन का खोज एक्चुअल में किए थे गोल्डस्टीनर महोदय, गोल्डस्टीन, लेकिन इसका जो नामकरण था, नाम जो रखे थे वो रदरफोर्ड महोदय नाम रखे थे, ठीक है। क्योंकि नहीं तो इसे सिंपल कहा जाता कि प्रोटॉन का खोज किसने किया, लोग कहा था रदरफोर्ड, नहीं ऐसा नहीं है। प्रोटॉन का खोज एक्चुअल में कौन किया है, गोल्डस्टीन ने किया है, लेकिन उसका नाम कौन रखा है, रदरफोर्ड ने रखा है, ठीक है। तो ये बात नहीं भूलना है। अब देखिए जैसे लेकिन उस समय इनको पता नहीं था, उस समय इनको पता नहीं था कि यही जो एनोड किरण है यही आगे चल क्या बनने वाला है, प्रोटॉन बनने वाला है। लेकिन इसी को बाद में यही जो धन किरण था, अर्थात यही जो एनोड किरण था, इसी को बाद में क्या कहा दिया गया, इसी को बाद में क्या कहा गया, बोल रहे प्रोटॉन कहा गया। क्या कहा गया, प्रोटॉन, ठीक है। अर्थात अब हम प्रोटॉन के बारे में जानेंगे, ठीक है। प्रोटॉन जो खोज, इसके बारे में जानते। देखिए अब इस बारे में जानिएगा तो प्रोटॉन में आप कह सकते हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। देखिए अब पहला नाम आप समझिए, देखिए प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन एक उप परमाणविक कण है। कौन कण है, उप परमाणविक कण है, ठीक है। उप परमाणविक कण किसको बोलेंगे, परमाणु जो अंदर बनेगा सब क्या बोलेंगे, उप परमाणविक कण बोलेंगे। ये उप परमाणविक कण है, ठीक है, जिस पर देखिए, जिस पर इकाई धन आवेश होता है। कौन धन आवेश होता है, वो है इकाई धन आवेश होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, ठीक है। अब इकाई धन आवेश होता है जिसका मान कितना होता है, मान एक्चुअल में डाटा में दिखेगा इसका मान कितना होता है, तो मान आप कह सकते हैं 1.6 गुना 10 पावर -19 कूलम होता है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश दोनों का बराबर ही होता है आवेश, ठीक है। लेकिन बस ये है कि प्रोटॉन पर यहाँ प्लस लगा देते हैं, इलेक्ट्रॉन पर क्या लगा देते हैं, माइनस लगा। यहाँ पर पीछे हम प्लस लगाते हैं प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। समझ रहे हैं सब लोग। उसके बाद देखिए आगे, फिर अगर कहिएगा इसका द्रव्यमान, देखिए अब एक बात और समझिए, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है ना, प्रोटॉन का द्रव्यमान मतलब मास ऑफ प्रोटॉन आप कह सकते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन अर्थात प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात मास ऑफ अर्थात हाइड्रोजन के द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, हाइड्रोजन द्रव्यमान क्या होता है, बराबर होता है। अब ऐसा क्यों होता है हम इसके कुछ अगले लेक्चर में बता देंगे, ठीक है। देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन द्रव्यमान क्या होता है, बराबर होता है। बताइए इसका अगर प्रोटॉन का द्रव्यमान निकालिएगा तो अगर सापेक्ष द्रव्यमान, कौन द्रव्यमान, अगर सापेक्ष द्रव्यमान की यदि बात करा जाए तो सापेक्ष द्रव्यमान इसका हो जाएगा आपका, ठीक है। सापेक्ष द्रव्यमान में कह सकते हैं आपकी 1.00, ठीक है, 8 होता है लगभग में AMU, ठीक है। इसका ही सापेक्ष द्रव्यमान है। लेकिन एक्चुअल में ग्राम में द्रव्यमान कितना होगा, एक्चुअल में, ठीक है, वास्तव में द्रव्यमान कितना होगा, इसको बोल सकते हैं, इसको निरपेक्ष द्रव्यमान इसको कहते हैं, ठीक है, निरपेक्ष द्रव्यमान, ठीक है, निरपेक्ष द्रव्यमान कहते हैं। तो देखिए निरपेक्ष द्रव्यमान इसका कितना होता है, तो इसका होता है 1.6 गुना 10 पर पावर होता है -24 ग्राम, ठीक है। ये आप केजी में बोलेंगे तो 1.6 गुना 10 पावर -27 ग्राम होता है। हालांकि 6 के बाद मतलब 1.6 के बाद कुछ कुछ पॉइंट में है मान, ठीक है, लेकिन 1.6 ही रखिए याद लगभग में, ठीक है। अब देखिए और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्राम था और यहाँ पर केजी होना चाहिए, ठीक है, केजी, देखिए, ठीक है। अब देखिए हो चुका है। अब उसके बाद देखिए तो प्रोटॉन का लगभग खोज हो चुका है। एक बार फिर से हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए तो पहले पढ़ेंगे, पहले कैथोड किरण के बारे में पढ़ चुके थे, उसके बाद पढ़ रहे थे एनोड किरण। देखिए एनोड किरण एक धन किरण है, धन किरण अर्थात कि
धन से कहाँ कहाँ जाएगा, ऋण की ओर जाएगा। अर्थात उस पर जो प्रकृति होगा कौन सा होगा, धनावेश होगा। अगर कोई वस्तु अगर ऋणावेश की ओर आकर्षित हो रहा है तो उस पर कौन सा आवेश होगा, धनावेश होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो क्या एनोड किरण है वो कैसा किरण है, धन किरण है, अर्थात उस पर धनावेश होता है। इसका खोज को सबसे पहले प्रयोग के द्वारा खोज किसने किया, अब कहिएगा गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और कब किया था, 1886 में किया था। ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर आपको देख किस प्रकार से क्या खोज, इन्होंने एक विशिष्ट कांच का ट्यूब लिया, उसमें उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन गैस को बहुत ही कम दाब पर भरा। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने एक एनोड और कैथोड लगा दिया उसमें, और हाई वोल्टेज को प्रभावित किया, मतलब कह सकते 10,000 वोल्ट का विद्युत द्वारा प्रभावित किया, जिससे क्या हुआ, उसके अंदर एक नीली जो किरणें थी छिद्रित कैथोड से होकर के जिंक सल्फाइड की परत पर टकरा रहा था, जिससे यहाँ पर एक नीला स्पॉट बन रहा था, हरा स्पॉट बन रहा था, जिससे ये पता लगा कि जरूर ऐसा बात होगा कि एनोड से कैथोड की किरण आ रही है, जो यहाँ पर टकरा क्या उत्पन्न कर रही है बोरे, ठीक है, चमक रही है, चमक उत्पन्न कर रही है। ठीक है, इसके बाद कहा गया कि अगर कैथोड की ओर आकर्षित हो रहा है मतलब पक्का बात है एनोड किरण होगा, और इस पर जो प्रकृति होगा इस किरण का कौन सा प्रकृति होगा, धनावेश होगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम धन किरण, एनोड किरण या कैनाल किरण रखा गया था नाम इसका। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद और इसी को बाद में, लेकिन जिस समय गोल्डस्टीन महोदय खोजे थे ना, उस समय इनको पता नहीं था कि ये प्रोटॉन है, बस कि इन्होंने नाम दिया था भाई धन किरण ही है। लेकिन बाद में जब कुछ साइंटिस्टों ने प्रयोग किया, ठीक है, तो उसके बाद रदरफोर्ड महोदय ने, ठीक है, इस एनोड किरण का जो नाम था इन्होंने क्या रखा था, प्रोटॉन रखा था। ठीक है, तब इनका नाम, तब इसका नाम जस्ट प्रोटॉन पड़ गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके गुण के बारे में, देखते हैं जैसे एनोड किरण गुण के बारे में। देखिए, चूंकि कोई भी किरण होगा तो सीधे रेखा में चलती है, सिंपल बात है। और कहिएगा एनोड किरण का चाल कितना होता है, 10 पावर 4, 10 पावर कितना होता है बाबू, 5 होता है। उसके बाद इसमें आंतरिक गुण पाया जाता है, अर्थात इसको बीच में कहीं रख दिया जाए, इसको घुमा सकता है किसी पदार्थ को, इसीलिए कह सकते हैं इसमें गति ऊर्जा भी पाया जाता है। और चूंकि आप जानते हैं ये क्या होता है, धन से कहाँ जाता है बाबू, ऋण की ओर जाता है। ठीक है, और आप एक बात और कर सकते हैं, ये किरण जो विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होते हैं। ठीक है, जो कि जो भी धनावेश या ऋणावेश होगा वो चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होगा, ये बात ध्यान रखना। देखो उसके बाद देखिए, आप कह सकते हैं एनोड किरण में आवेश को माने E, ठीक है, और द्रव्यमान को माने M। तो इसमें क्या आप किसी भी परमाणु से प्राप्त कर लीजिए एनोड किरण को, हमेशा आपको क्या दिखेगा, हमेशा E/M का मान फिक्स रहेगा, मतलब E और M का जो अनुपात है हमेशा क्या रहेगा, वो फिक्स रहेगा। इस स्थिरांक होता है, और कितना होता है मान, 9.578 गुना 10 पर कितना 4 कूलम प्रति ग्राम होता है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिएगा, अब देखिए बाद में इसी जो कैथोड किरण था, एनोड किरण था, इसी क्या कहा गया, प्रोटॉन। ये प्रोटॉन के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। देखिए प्रोटॉन के बारे में जानिएगा, तो प्रोटॉन क्या है, वो उपपरमाणविक कण है, अर्थात कि प्रोटॉन के परमाणु के अंदर वाला कण को बोलते हैं उपपरमाणविक कण। उसके बाद कहिएगा इस पर क्या होता है, इकाई धनावेश होता है, एक प्रोटॉन पर इकाई धनावेश होता है, और इसका मान कितना होता है, तो वह 1.6 गुना 10 पावर -19 कूलम होता है। उसके बाद कहिएगा देखिए, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसका जो द्रव्यमान है, मतलब हाइड्रोजन का प्रोटॉन का द्रव्यमान किसके द्रव्यमान के बराबर होता है, हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। अब उसके बाद देखिए आगे कि इसका सापेक्ष द्रव्यमान यदि बात कीजिएगा, अर्थात सापेक्ष में अगर बात कीजिएगा कितना होगा इसका द्रव्यमान, 1.008 AMU। ठीक है, और इसका वास्तव में द्रव्यमान याद कीजिएगा, निरपेक्ष द्रव्यमान कितना होगा, 1.6 गुना 10 पावर -24 ग्राम, या इसको बोल सकते हैं 1.6 गुना 10 पावर -27 kg। तो ठीक है, आइए अब इसके बाद आपको इसी वीडियो में आपको न्यूट्रॉन की खोज के बारे में पढ़ाते हैं। देखिए बच्चों, अब न्यूट्रॉन की खोज के बारे में देखते हैं। ठीक है, देखिए न्यूट्रॉन का खोज जो है सो, ठीक है, इसका श्रेय दिया जाता है जेम्स चैडविक महोदय को। ठीक है, जेम्स चैडविक महोदय को दिया जाता है। ठीक है, और इन्होंने 1932 ईस्वी में, कब हुआ रे, 1932 ईस्वी में, ठीक है, इन्होंने एक प्रयोग किया था। ठीक, उन्होंने क्या किया इसके लिए, लिथियम, ठीक है, लिथियम और बेरिलियम धातु को, लिथियम और बेरिलियम धातु पर, इस धातु पर जो है ना, इस धातु पर, इस दोनों धातु पर अल्फा किरण से, किस किरण से बोल रहे, अल्फा किरण से प्रहार किया, अल्फा किरण से क्या किया, प्रहार किया। और जिससे देखिए आपको पूछेगा न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, आप कहिएगा न्यूट्रॉन खोज का श्रेय जेम्स चैडविक महोदय को दिया जाता है। ठीक है, और उन्होंने कब किया, 1932 में किया था। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने क्या किया, लिथियम और बेरिलियम धातु पर किससे प्रहार करवाया, वो अल्फा किरण से, किस किरण से, अल्फा किरण से प्रहार करवाया। इसके बाद उन्होंने देखा कि वह न्यूट्रॉन निकल रहा है। ठीक है, इसके बाद न्यूट्रॉन का खोज हुआ।
ठीक है। तो आइए न्यूट्रॉन के बारे में और कुछ जानते हैं। इसके बाद देखिए, तो न्यूट्रॉन है क्या है बाबू, हम कह सकते हैं उप परमाणविक कण है। कौन कण है बोल रहे हैं, उप परमाणविक कण है, ठीक है, अर्थात परमाणु के अंदर वाला कण है, ठीक है। और आप कह सकते हैं इसकी जो संख्या होती है ना, इसकी मात्रा, इसकी जो मात्रा है, इसकी मात्रा, ठीक है, हाइड्रोजन की मात्रा के बराबर होता है। हाइड्रोजन की मात्रा क्या होता है बोल रहे हैं, हाइड्रोजन की मात्रा क्या होता है, बराबर होता है। अच्छा हाइड्रोजन बोल रहे, सॉरी प्रोटॉन की मात्रा, सॉरी प्रोटॉन की मात्रा क्या होता है, बराबर। इसका मात्रा किसके बराबर होता है, प्रोटॉन की मात्रा। देखिए तो जितना परमाणु में प्रोटॉन रहता है लगभग उतना ही संख्या में क्या होता है, लगभग उतना ही संख्या में न्यूट्रॉन होता है। दोनों का मात्रा क्या होता है, समान होता है, ठीक है। आइए देखते हैं, देखो जैसे इसका द्रव्यमान भी अगर कहिएगा, द्रव्यमान भी क्या होता है, लगभग समान होता है। लेकिन देखिए न्यूट्रॉन का थोड़ा बड़ा और गुण है। देखिए जैसे न्यूट्रॉन है, ठीक है, तो न्यूट्रॉन पर अब आवेश की बात की जाए, न्यूट्रॉन पर आवेश, तो न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है ना, आवेश कितना होता है इस पर, आवेश का मान 0 होता है। आवेश क्या होता है वो, अर्थात आवेश नहीं होता है इस पर। आवेश क्या होता है, न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, अर्थात इसको कह सकते हैं ये क्या है, एक उदासीन कण है। कौन कण है बाबा, उदासीन कण का मतलब वो इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। और देखिए उसके बाद आप कह सकते हैं कि अब ये उदासीन कण है, और अब कहिएगा सर जी इसमें E/m का मान कितना होगा, E/m मान कह सकते हैं, बताइए आवेश का मान जब 0 है तो कुछ भी मान अगर रहेगा तो इसका मान भी तो 0 ही आएगा, अर्थात E/m का मान भी इसमें क्या होता है, अर्थात न्यूट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा, इसका 0 हो जाएगा, अर्थात 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अगर इसके और इसके बाद और यदि बात करा जाए, ठीक है, तो देखिए जैसे आप कह सकते हैं इसके द्रव्यमान के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो द्रव्यमान आप कह सकते हैं कि लगभग इसका द्रव्यमान किसके बराबर होता है, लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है लगभग ही। और इसका द्रव्यमान भी किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। अभी आप तुरंत प्रोटॉन का द्रव्यमान पढ़ चुके हैं, 1.6 और गुना 10 पावर कितना होता है, 24 ग्राम होता है। या आप कह सकते हैं 1.6 गुना 10 पावर 27 kg बोल सकते हैं इसको, ठीक है, इतना इसका द्रव्यमान होता है। देखिए 27 kg, ठीक है, -27 kg, चलो ठीक है। देखो अब सुनिए, देखिए तो यहाँ पर यहाँ भूल गए थे, मतलब -27 kg होना चाहिए, ठीक है। देखिए तब बताइए यहाँ से इसका द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, और कह सकते हैं 1.6 10 पावर -24 ग्राम या -27 kg होता है, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए उसके बाद न्यूट्रॉन के बारे में आपको सब कुछ लगभग बता दिए हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद कह सकते हैं कि एक बार फिर से बता दें कि न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक महोदय ने किया था 1932 में किया था, ठीक है। और कैसे क्या कहिएगा सर, लिथियम और बेरिलियम धातु पर क्या क्या इन्होंने अल्फा किरण का प्रहार किया, जिससे न्यूट्रॉन का क्या हुआ, खोज हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर बात कीजिएगा तो न्यूट्रॉन क्या है, परमाणविक कण है, ठीक है, जिसकी मात्रा किसके बराबर होती है, वो है लगभग प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, और इसका द्रव्यमान भी प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है। बस अंतर इस बात का है कि प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। अब देखिए न्यूट्रॉन पर क्या है, आवेश नहीं होता, अर्थात न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इसमें E/m का मान 0 होता है, ठीक है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। और एक बात और सुनिए, देखिए इस ये जो है ना न्यूट्रॉन हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणु में होता है, सभी परमाणु में होता है, ठीक है बाबू। अब कह सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य सभी परमाणु में होता है। हाइड्रोजन में नहीं होता, हाइड्रोजन में केवल क्या होता है, हाइड्रोजन में यदि बात कीजिएगा तो हाइड्रोजन के नाभिक में केवल क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है। एक क्या होता है बाबू, हाइड्रोजन में एक केवल क्या होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है। उसमें हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसलिए हमने बताया था कि हाइड्रोजन में केवल प्रोटॉन ही होने के कारण, हाइड्रोजन में केवल किसका द्रव्यमान होने का, प्रोटॉन होने के कारण हम आपको बोले थे कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है लगभग किसके बराबर होता है बाबू, हाइड्रोजन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, हाइड्रोजन। क्यों बोले थे, क्योंकि हाइड्रोजन में केवल क्या है, केवल प्रोटॉन है, और जो भी हाइड्रोजन का द्रव्यमान है एक्चुअली किसकी वजह से है, वो प्रोटॉन की वजह से है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन एक द्रव्यमान, क्योंकि हाइड्रोजन में के नाभिक में केवल क्या है, प्रोटॉन है, और उसका द्रव्यमान केवल प्रोटॉन की वजह से है। इसलिए हम कह सकते हैं हाइड्रोजन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है।
ठीक है बच्चों। अब उसके बाद देखिए हम ये बात हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को ई से सूचित करते हैं, ठीक है बाबू। सूचित करने की जब बात आती है, इलेक्ट्रॉन को ई से सूचित करते हैं, प्रोटॉन को पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, और न्यूट्रॉन को एन से डिनोट करते हैं, ठीक है बच्चों। और इसके यदि आप स्थिति के बारे में बात कीजिएगा, कहाँ कहाँ ये तीनों होता है, और जानते हैं ये किसी परमाणु का मौलिक कण है। कौन कण है आपको पूछा जाएगा, बताइए परमाणु के मौलिक कण कौन कौन है। आप कहेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, परमाणु के मौलिक कण है, अर्थात ये रहना बहुत जरूरी है, मतलब यही मौलिक कण है, ठीक है। बताइए तो परमाणु में 3 मौलिक कण होते हैं, कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इसकी स्थिति के बारे में यदि बात कीजिएगा, देखिए जैसे मान लीजिए परमाणु गोलाकार होता है, ठीक है, परमाणु गोलाकार। अब देखिए तो परमाणु गोलाकार होता है, तो परमाणु के जो नाभिक होते हैं बीच में, नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन होता है और क्या होता है, प्लस में न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जैसे आप कह सकते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होता है, परमाणु के नाभिक में होता है। परमाणु कहाँ होता है बोल रहे, नाभिक में होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन चारों बल चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन चारों बल क्या लगाता है बोल रहे, इलेक्ट्रॉन चारों बल चक्कर लगाएगा। इलेक्ट्रॉन जिस पद पर चक्कर लगाता है हम उसको कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, कक्षा कहते हैं उसको। तो फिर से एक बात जान लीजिए, जैसे आपको कहेगा कि परमाणु का मौलिक कण क्या होगा, कहेगा 3 होता है परमाणु मौलिक कण। कौन कौन होता है, कहेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। और क्या बताइए इसका स्थिति बताइए, आप कहेगा कि देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है, नाभिक में होता है, इसको नाभिक बोला जाता है, नाभिक, ठीक है। उसके बाद कहेगा बताइए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, तो कहेगा चारों बल चक्कर लगाता है, कक्षा में, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर हम इसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में आपको बताने वाले हैं। एक्चुअल परमाणु तो आपने परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को खोज लिया, लेकिन हमने आपको अभी वास्तविक स्थिति हमने आपको बताया है, ठीक है। लेकिन हम जो अभी बताए हैं कि प्रोटॉन होता है बीच में, न्यूट्रॉन होता है बीच में, ये यहाँ तक ऐसे नहीं पहुंचे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा है, ठीक है। तो हम आपको इसका इतिहास बताएंगे। एक्चुअल में अभी तक आपने मोटामोटी पढ़ लिया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु में होता है। आपको फिर कल से आपको पढ़ाएंगे परमाणु मॉडल के बारे में, जिसमें आप जान पाएंगे अलग अलग मॉडल में अलग अलग साइंटिस्टों ने प्रयोग के द्वारा बताया कि परमाणु में प्रोटॉन यहाँ होता है, न्यूट्रॉन यहाँ होता है, अलग अलग वैज्ञानिक अपना अवधारणा लग देते हैं, लेकिन लास्ट में यहीं तक पहुँचेंगे जहाँ अभी हमें आपको बताया है, ठीक है। तो अगला वीडियो लेक्चर में आपको परमाणु मॉडल के बारे में बताएंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।